नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय में हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पिछले व्याख्यानों में जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, उसी क्रम में हम नीति निर्देशक तत्वों के जो क्रियान्विति है एवं इनकी किन आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं, उस संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की जो आलोचना है या उनकी क्रियान्विति है, दोनों को हम सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे। इन तत्वों के क्रियान्वयन में पुलिस राज्य और संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने की समस्या है। यानी जो पुलिस राज्य जैसे कई देशों के हिसाब से हम देखें, कई राज्यों के हिसाब से हम देखें, जैसे कि कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वहाँ राज्यों में पुलिस प्रशासन का ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो वह जनता के कल्याण के विपरीत जाने की स्थिति में रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें संविधान द्वारा उसे एक समाज कल्याण या सामाजिक लोकतंत्र के रूप में परिवर्तन करने का जो सामना करना पड़ता है, वो बड़ा ही समस्याप्रद है। राजनीतिक लोकतंत्र को भी हमें आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इन तत्वों को हम मूल विशेषताओं या प्रमुख लक्ष्य के रूप में आर्थिक सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के आधार पर वर्णित करते हैं। पहले वाले व्याख्यानों में भी हम यह चर्चा कर चुके हैं कि इनका जो मूल लक्ष्य है, संवैधानिक तत्वों के आधार पर हम तथ्यात्मक दृष्टि से देखते हैं तो इनके पीछे जो मूल प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है, वह इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस का प्रावधान है, जिसे हम आर्थिक और सामाजिक न्याय का दर्जा देते हैं। देखिए, इसमें अधिकतम व्यक्तियों के लिए संभवतः आर्थिक समानता की स्थापना करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, सभी के लिए आजीविका के साधन, बालक महिलाएं, श्रमिकों के हितों में शोषण के विरुद्ध जो सुरक्षा प्रदान करना है, वह मुख्य रूप से इनका उद्देश्य रहता है। सभी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, स्त्री बालकों की सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराना, छोटे कृषकों जैसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा की भी हम जब क्रियान्विति की बात करते हैं, तो जब इन तत्वों के आधार पर राज्यों द्वारा निर्देशक तत्वों की जो आधारभूत समस्याएं आती हैं क्रियान्वित करने में, उसको आधार मान करके हम इन्हें स्पष्ट रूप से व्याख्या के रूप में वर्णित करते हैं। फिर है असहाय व्यक्तियों की राजकीय सहायता करना। जो असहाय हैं, जो सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं, या जिनको यह डिमांड रहती है, मांग रहती है कि हमें किसी न किसी रूप में राज्य सरकार द्वारा असिस्टेंट सहायता प्राप्त या प्रदान कराई जाए, तो यह जिम्मेदारी, यह दायित्व मूल रूप से उन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर समाहित है, जिन्हें प्रत्येक नागरिक वांछित मानता है, इच्छा रखता है, एवं राज्यों की है इस तरह की जिम्मेदारी होती है। हालांकि यह जिम्मेदारी हमें बाध्य नहीं करती है, लेकिन फिर भी यह राज्यों के द्वारा संपादित बिना किसी परेशानी के किया जाता है। फिर है सभी व्यक्तियों के लिए कानूनी न्याय की प्राप्ति कराना। कोई भी राज्य के अंदर नागरिक निवास करता है, उसके लिए
राज्य द्वारा यह निर्धारित करना होगा कि उसे समान रूप से कानूनी अवसर या कानून की दृष्टि में उसको किसी प्रकार का विभेद या विभिन्नीकरण की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तो यह प्रावधान करने का पूरा दायित्व राज्य सरकारों को होता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाविष्ट है। फिर है इसी क्रम में हम जो इसकी क्रियान्विति की बड़ी जो विशेषता है उनको हम लेते हैं। देखिए 1951 में एक प्रथा को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक दृष्टि से दूर किया गया, वह थी जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार संबंधित जो प्रावधान किया गया। इसमें देखिए बहुत से गरीबों किसानों को प्रताड़ित करके और जमींदारों के द्वारा अपने शोषण की नीति के अंतर्गत जो हड़पने की नीति थी वह पूरी तरह से गरीबों को, गरीब किसानों को अत्यधिक गरीब बनाने की स्थिति पैदा करती थी। इस दृष्टि से सरकार ने एक ऐसा कानून 1951 में उपबंधित किया जिसमें भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर एक उच्च स्थान या एक उच्च दर्जा देने का कार्य किया गया। भूमि सुधार का कानून हो या फिर जैसे हम कहें शोषण किया जाता है, वो सैकड़ों वर्षों से किया गया वह कृत्य है, उसको समाप्त करने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा राज्यों को यह प्रावधान दिया गया संवैधानिक दृष्टि से, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर इसमें आता है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं एक ऐसा वैधानिक प्रावधान निर्मित करती हैं जिसमें व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के कल्याण या उनके विकास का प्रावधान या एक ऐसा संवैधानिक स्थान दिलाना जिसमें कि वह किसी भी प्रकार की विभिन्न समस्याओं से निजात पा सके एवं वह विकासशील स्थिति को प्राप्त हो। तो इसमें देखिए भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष बाद आर्थिक विकास के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसकी क्रियान्विति भी की जाती है। उस एजेंडे को, उस क्रिया सूची को बना करके फिर उसका जब क्रियान्वयन किया जाता है तो वह पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों में अपना संपूर्ण कार्य निष्पादन करती है। और इन योजनाओं में देखिए जो क्षेत्र हैं कृषि से संबंधित है, जल संसाधन से संबंधित है, पशु हैं, ग्रामीण विकास है, पशु नस्ल सुधार है, ऊर्जा है, उद्योग के क्षेत्र में, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, देखिए परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, श्रम लेबर के क्षेत्र में, आवास रेजिडेंस के क्षेत्र में, स्वास्थ्य इसको हम कहेंगे हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एवं वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च करने से संबंधित जो मामले हैं इन सब की जो व्यवस्था स्थापित की जाती है वह पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है, जिससे कि राज्य अपने विभिन्न पहलुओं पर विकास करने का स्तर तैयार करे एवं उसको क्रियान्वित करके समस्त जन कल्याण के हित में हमेशा तैयार रहे। फिर इसमें शिक्षा आदि का भी तत्व जोड़ा गया, जिस शिक्षा आदि के अंतर्गत जो संबंधित शैक्षिक वातावरण है उनकी जो कार्य योजनाएं बनाने का कार्य भी इसी में किया जाता है। फिर है इसी क्रम में पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। देखिए ये जो हम जब देखते हैं कि पंचायती राज का जो प्रबंध है वह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान रखता है। पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र से है, स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्र से है। इन तत्वों में ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना की गई और उन्हें स्वायत्त शासी बनाने का भरसक प्रयास किया गया, प्रबंध किया गया, प्रावधान किया गया। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की स्थापना करके इन्हें प्रावधान के अंतर्गत समाविष्ट किया गया। इसी तरह 1973 में संविधान संशोधन करके
एक अधिनियम पारित किया गया और 11वीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई, वह पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वह संवैधानिक दृष्टि या दर्जे के हिसाब से अपने विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हमेशा तैयार रहती है। फिर है इसमें 74वां, देखिए 73 वाला एक तो संवैधानिक संशोधन और दूसरा है 74 वाला। तो हमेशा ध्यान रखें विद्यार्थियों के द्वारा जो रखना चाहिए कि जो 73 वाला संविधान संशोधन है वह पंचायती राज से संबंध रखता है और 74 वाला संविधान संशोधन है वह शहरी नगरीय निकाय और जिन्हें हम नगर पालिका संशोधन अधिनियम के द्वारा जो क्षेत्र है उसको उपबंधित करता है। तो इस तरह से ये जो प्रावधान है ये सब किए गए और इसी दृष्टि से हम देखते हैं कि यह जो इनका क्रियान्वयन का दायरा है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।